गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने प्रश्नावली की बात करी थी, प्रश्नावली की विशेषताओं परिभाषाओं की बात करी थी। आज हम प्रश्नावली के प्रयोग की विधि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रश्नावली क्या है, इससे पहले एक बार संक्षिप्त में मैं और बता देती हूँ। प्रश्नावली प्रश्नों की सूची होती है जो कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रेषित करता है। यह प्रश्नों की सूची उसके अनुसंधान से की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। प्रश्नावली की भांति ही अनुसूची की भांति ही प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक क्रमबद्ध सूची होती है। ये प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। लेकिन अनुसूची और प्रश्नावली में एक महत्वपूर्ण अंतर यह होता है कि अनुसूची उत्तरदाता के सामने बैठकर भरी जाती है अनुसंधानकर्ता के द्वारा, जबकि प्रश्नावली को हम डाक द्वारा उत्तरदाता के पास भेजते हैं। उत्तरदाता भी सूचनाओं को डाक द्वारा पुनः भेजता है और पुनः वो जो सूचना है वो अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के प्रयोग की विधियों के बारे में। तो इसके प्रयोग की विधि, सबसे पहले इसमें पूर्व परीक्षण होता है, सहगामी पत्र दिया जाता है, डाक द्वारा परीक्षण होता है एवं अनुगामी प्रश्न होता है। तो पूर्व परीक्षण की बात करते हैं तो प्रश्नावली का निर्माण हो जाने के पश्चात तथा डाक द्वारा इसे भेजने के पूर्व इसकी जांच एक छोटे निर्देशन को मानकर कर लेनी चाहिए, जिससे इसके संबंध में किसी प्रकार के संदेह की स्थिति ना रहे। उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर सही समझ रहे हैं, उनका वही अर्थ लगा रहे हैं जो अपेक्षित है, विषय वस्तु एवं भाषा शैली आदि सरल है, आदि विषय में पूर्ण जानकारी हो जाती है इस विधि के द्वारा। क्योंकि कई बार प्रश्नावली भेज देने के पश्चात उसकी त्रुटियों की जानकारी होती है, अतः इन सब कारणों से अच्छा यह होता है कि हमें प्रश्नावली की पूर्व ही जाँच कर लेनी चाहिए। इसके संबंध में एक जो समाजशास्त्री थे स्लेटो, उन्होंने एक परिभाषा के द्वारा भी इसे समझाने का प्रयास किया है कि संक्षेप में पूर्व परीक्षण की जांच आवश्यक रूप से एक परीक्षण एवं त्रुटि है जिसमें सफल परीक्षणों की पुनरावृत्ति की जाती है, तथा जब अंतिम रूप से प्रश्नावली अंतिम समूह को भेज दी जाती है तो त्रुटियां निकल आती है। तो इसलिए हमें इसमें निम्न बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। परीक्षण प्रणाली वास्तविक प्रणाली से पूर्णतया मिली जुली होनी चाहिए। दूसरा, इसे समग्र के प्रतिनिधियों तथा निर्देशन समूह के सदस्यों को भेजा गया हो। थर्ड, हम बात करते हैं इसे कम संख्या में छपवाया गया हो, निर्देशन समूह के उत्तरों एवं कठिनाइयों के आधार पर इसमें सुधार किया गया हो। यदि इसमें अधिक परिवर्तन किए गए तो इसका पुनः पूर्व परीक्षण ही कर लिया गया हो। तो इस परीक्षण में उत्तरदाताओं की उत्तर देने की क्षमता, उत्सुकता एवं निरुत्तरता का बोध हो जाता है। जहाँ कई प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा रहे हैं उनका अध्ययन किया जा सकता है एवं उनका अनावश्यक, जो कई बार हम अनावश्यक प्रश्न डाल देते हैं, असंबद्ध प्रश्न हो जाते हैं, उन सब की जाँच कर ली जाती है प्राथमिक स्तर पर ही और उन्हें उसकी जगह दूसरे प्रश्नों को लाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसकी कुछ उपयोगिताएं भी होती हैं कि इसके द्वारा ऐसे प्रश्नों की जानकारी हो जाती है जिनके विषय में उत्तरदाता जैसे मैं नहीं जानता हूँ या पता नहीं आदि लिखते हैं, तो इस कमी को उपयुक्त प्रश्न लिखकर दूर किया जा सकता है। दूसरा होता है कि प्रश्नावली में कुछ अनावश्यक एवं असंबद्ध उत्तर लिखे हुए होते हैं जिनके कारण प्रश्नों का दोषपूर्ण निर्माण होता है। इन असंबद्ध उत्तरों के आधार पर प्रश्नों में सुधार किया जा सकता है। तीसरा है, पूर्व परीक्षण के आधार पर प्रश्नों के क्रम की कमी का भी ज्ञान हमें हो जाता है कि क्या ये क्रम गलत थे और इसकी ये कमियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि प्रश्नों में विकल्प कम हो जाते हैं तो उसकी जानकारी हो जाती है और अन्य विकल्प इसमें जोड़ दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों को सूचनादाता उचित नहीं समझते हैं, उनका उत्तर नहीं देते हैं, रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, उनका पता हमें आसानी से चल जाता है और उसमें हम सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार उत्तरदाता की योग्यता एवं उत्सुकता का भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार अगर हम बोलें तो प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की भी जांच हो जाती है इसमें। इस प्रकार जो है प्रश्नावली की पूर्व परीक्षण में ये विधियां हैं। फिर है एक सहगामी पत्र। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण कर लेने तथा प्रयोग योग्य बना देने के पश्चात उसे सूचनादाताओं के पास भेज देना चाहिए।
प्रत्येक प्रश्नावली के साथ एक छपा हुआ सहगामी पत्र संलग्न कर देना चाहिए। इस पत्र में आयोजित अध्ययन के उद्देश्य सूचनादाता के सहयोग पर प्रकाश डालना चाहिए। इसमें प्रश्नावली को यथाशीघ्र भरकर लौटा देने का भी अनुरोध किया जाता है। इस पत्र में अध्ययनकर्ता का नाम, उनका विभाग, संबंधित व्यक्तियों का उल्लेख, अध्ययन के उद्देश्य आदि का भी विवरण देना चाहिए। तो इस पत्र में उत्तरदाता से अपने प्रति सहानुभूति प्राप्त करने वाली भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह भी लिख देना चाहिए कि प्राप्त सूचनाएं गुप्त ही रखी जाएंगी एवं उनका दुरुपयोग नहीं होगा, क्योंकि कई बार उत्तरदाता अपना उत्तर देने से घबराते हैं कि ये उनका जो उत्तर है वो सार्वजनिक ना हो जाए। तो इस प्रकार उन्हें इस तरह के एक सहगामी पत्र से उसे विश्वास दिलाया जाता है कि आपने जो हमें उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल गुप्त रखे जाएंगे। तो इस प्रकार पत्र के अंत में उत्तरदाता के सहयोग के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। पत्र छोटा होना चाहिए, आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। शीघ्र उत्तर पाने के लिए उद्देश्य के साथ में जवाबी लिफाफा भी हमें साथ में ही भेजना चाहिए, जिससे उत्तरदाता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि हमें लिफाफा उसे नहीं भेजना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाक द्वारा प्रेषण। तो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने के लिए पूर्व प्रश्नावली एवं सहगामी पत्र के साथ अध्ययनकर्ता का पता भी लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि उत्तरदाता प्रश्नावली को भरकर शीघ्र भेज सके। इससे धन व समय दोनों की बचत होती है और जिससे उत्तरदाता को यह कार्य रुचिपूर्ण संभव लगता है। इसी प्रकार हमें अनुगामी प्रश्न पत्र भी एक देना चाहिए। तो अनुगामी पत्र का प्रयोग उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक सर्वेक्षणों में सूचनादाता प्रश्नावली को भरकर नहीं लौटाते हैं। अतः यह अध्ययनकर्ता का दायित्व होता है कि उसे केवल प्रश्नावली भेजकर ही संतोष कर लेना नहीं चाहिए, बल्कि इसके लिए प्रथम अनुगामी पत्र यानी हम उसको याद दिला सकते हैं कि हमने जो आपको भेजी थी पत्रों की सूची, उससे भरकर आपको लौटानी है। तो इसके लिए 16 दिन के पश्चात भेजना चाहिए पहला। दूसरा, हमें अनुगामी पत्र 1 सप्ताह बाद भेजना चाहिए जो प्रथम भेजा है उसके बाद। तीसरा अनुगामी पत्र द्वितीय पत्र के 2 सप्ताह बाद भेजना चाहिए। तो इस पर भी सूचना ना मिले तो सूचनादाता का नाम ही सूची से हटा देना चाहिए। यदि संभव हो तो टेलीफोन द्वारा भी प्रश्नावली भरकर भेजने की प्रार्थना उत्तरदाता से करनी चाहिए। ये सब करने के साथ साथ ही ये प्रश्नावली हम अपने स्तर पर बहुत ही ये सहयोगपूर्ण होती है, परंतु फिर भी इसमें कुछ ना कुछ समस्याएं ज़रूर है। फर्स्ट बहुत बड़ी समस्या होती है उत्तर ना मिलने की समस्या। तो प्रश्नावली सही समय पर वापस नहीं भेजी जाती है। कई बार प्रश्नावली आयोजित सफलता का सर्वेक्षण की सफलता ही इस पर आधारित होती है कि कितने प्रतिशत प्रश्नावलियाँ भरकर पुनः आई है तथा इसमें कितनी पूर्णतया शुद्ध हुई है। तो अनेक बार निर्देशन में ऐसे सूचनादाता आ जाते हैं जो जनसंख्या में नहीं पाए जाते, जैसे नष्ट मकान हो गए, अपर्याप्त पत्र हो गए, या ऐसे लोग जो मर चुके हैं जिनसे हमें अब उत्तर प्राप्त नहीं हो सकता है, या दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, या कभी कभी लंबे समय तक घर के बाहर रहते हैं, तो उस अनुत्सुक भी होते हैं, उदासीन भी होते हैं, अज्ञान होते हैं उस विषय में, है ना। तो ये सब हमें ये सब जो समस्याएं हैं वो हमें उत्तर समय पर ना मिलने के लिए आती है। फिर है कम विश्वसनीयता। प्रश्नावली में प्राय कम विश्वसनीयता पाई जाती है, क्योंकि इसमें ना तो अवलोकनकर्ता स्वयं जाकर नेत्रों से घटनाओं को देखता है और ना ही सूचनादाता के पास सूचनाएं भेजी जाती हैं। इसी प्रकार इसमें अनुपयुक्त प्रश्न भी कई बार हो जाते हैं, भाषा क्लिष्ट हो जाती है, बहुअर्थक एवं दोहराई हो जाते हैं। इसलिए अनुपयुक्त प्रश्नों के कारण भी प्रश्नावली की विश्वसनीयता कम हो जाती है। फिर है निर्देशन में पक्षपात। तो कई बार निर्देशन का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से कर दिया जाता है, जिससे कि अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं। कभी कभी शिक्षित वर्ग का निर्देशन प्रभुत्व होने के कारण उन्हीं से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। फिर है सूचनादाताओं की रुचि। तो कई बार सूचनादाताएं तटस्थ व्यक्ति जिनका मत निष्पक्ष होता है वो अपनी विचारधारा व्यक्त नहीं करते हैं, यानी उसमें अरुचि देखी जा सकती है। फिर है नियंत्रित उत्तर। तो गोपनीय सूचनाएं सही रूप में ना देकर वो उत्तर घुमा फिरा कर देते हैं, जिससे कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो। तो इन सब के कारण भी इसकी विश्वसनीयता नहीं रह पाती है। अब प्रश्नावली की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की जांच हमें किस प्रकार करनी चाहिए। इसमें प्रश्नावली पुनः भेजकर हमें एक बार उसकी जांच कर लेनी चाहिए। यदि उत्तरों में अधिक अंतर आ रहा है तो प्रश्नावली इसका मतलब अविश्वसनीय है।
इसी प्रकार समान वर्ग का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रश्नावली को समान विशेषताओं वाले किसी अन्य समूह को देकर उन्हें पुनः भरवाना चाहिए। यदि दोनों में तुलना आ रही है तो प्रश्नावली की विश्वसनीयता में कहीं ना कहीं कमी है। इसी प्रकार उपनिर्देशन का प्रयोग, यदि प्रश्नावली के निर्माण के समय प्रश्नों के पूर्व परीक्षण हेतु बड़े निर्देशन का प्रयोग किया गया है तो पुनः उसी बड़े निर्देशन में एक छोटा रूप उपनिर्देशन मानकर प्रश्नावली परीक्षा किया जा सकता है। अन्य अनुसंधान विधियों का उपयोग करना, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विषयों का भी द्वारा भी उन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें प्राप्त हो सकते हैं। फिर है प्रचलित सामान्य ज्ञान स्तर। तो जो तथ्य सामान्यतः ऊपरी रूप से ज्ञात हो, प्रश्नावली की सूचनाएं यदि उन्हीं से अलग होती है तो प्रश्नावली विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। अर्थात प्रश्नावली की विश्वसनीयता के लिए प्रश्नों को अपने सामान्य ज्ञान से परखने पर प्रचलित ज्ञान के विपरीत उत्तर प्राप्त होने पर उन्हें अविश्वसनीय माना जाता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली के में की इन कमियों को हम इस तरह उसकी विश्वसनीयता की जांच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली में और मतलब उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।